अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एडवोकेट असदुल्लाह हाशमी। आज हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस को जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने थ्रू व्हाट्सएप जो है वो हमें क्वेश्चन पूछे कि सर आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से बहुत सारे जो हैं वो हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर किए और उसमें आप एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाएं जिसके अंदर आप बेल के बारे में जो है वो डिटेल में डिस्कस करें कि बेल के टाइम पे हमें क्या क्या लीगल ग्राउंड्स लेने चाहिए और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और ड्राफ्टिंग में हमने कैसे जो है वो ड्राफ्ट करनी है बेल और किन किन सिनेरियोज में हम पोस्ट अरेस्ट बेल या प्री अरेस्ट बेल में जा सकते हैं। और अगर कोई शख्स किसी और प्रोविंस में हो, किसी आउट ऑफ कंट्री, किसी दूसरे मुल्क में हो और उसे पाकिस्तान आना हो तो देन उसके लिए क्या जो है वो बेल का राइट है कि उसके खिलाफ एफआईआर हो गई है और अब उसे प्रोसीड करवाना है या बचना है अरेस्ट होने से, तो क्या क्या मामलात हो सकते हैं। और उसके अलावा किन किन सिनेरियोज में आप डायरेक्ट एक्विटल में जा सकते हैं और किन किन सिनेरियोज में आप डायरेक्ट डिस्चार्ज करवा सकते हैं केस को। और क्वाशमेंट या एक्विटल जब हमने चूज करना हो तो अब हम जो है वो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और किन किन ग्राउंड्स पे या किस सिनेरियो में किस सरकमस्टेंस में आप जो है वो किस रेमेडी की तरफ जाएंगे, इन सारी चीज़ों को आप एक वीडियो में जो है वो कंक्लूसिवली जो है वो हमें गाइड करें इस चीज़ के बारे में। तो आज की मेरी वीडियो बेसिकली बेल से रिलेटेड है कि बेल को कौन सा लॉ जो है वो प्रोवाइड करता है आपको कि भाई आपका राइट टू बेल है और कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सी बेल किस फोरम पे जो है वो फाइल होगी। और ये मेरी वीडियो हर लेमैन, हर जो इंडिविजुअल है, पाकिस्तान का सिटीज़न है, उस सब के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो वीडियो है बेसिकली यंग लॉयर्स और बाकी जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है कि उन्हें अगर किसी को प्रोटेक्ट करना हो तो किन किन सिनेरियोस में वो जो है उनको प्रोटेक्ट करेंगे और कब आप जो है वो किस रेमेडी को आप किस टाइम पे जो है वो फाइल कर सकते हैं बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ और कब आप मैक्सिमम रिलीफ जो है वो कोर्ट से ले सकते हैं। उस सारी चीज़ों के ऊपर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बेल के बारे में। बहुत सारे लोगों के मिसकॉन्सेप्शन है बेल के बारे में। कुछ लोग समझते हैं बेल हो गई तो आपका केस ही खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि बेल अगर आपकी नहीं हुई तो आप, इसका मतलब है मुजरिम साबित हो गई, ये भी ऐसा गलत है सोचना। और कुछ लोग समझते हैं कि बेल जो है जजेस की अपनी मर्जी है, दे दें या ना दें, ये भी गलत कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग समझते हैं मिस इंटरप्रिटेशन की खाते में कि जी ओ जी बेल से पहले आपने छोड़े जी, पर्चा हो गया, आप जाके पुलिस से मुकमका कर लें, तो ये भी जो है ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है। तो इन सारी चीज़ों को भी हम इंशाल्लाह वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ बेल जो है, जो लेजिस्लेचर ने दिया है सीआरपीसी में सेक्शन 496 से लेके 498 तक जो प्रोवाइडेड है। इसके अलावा भी कुछ सेक्शंस हैं जैसे कि 426 है, वो कन्विक्शन के बाद जो आपको बेल मिलती है। वो कुछ और चीज़ें हैं जिनमें हम जो स्पेशलाइज्ड वे में जाके हम जो है वो डिस्कस करेंगे। आज हम जर्नलाइज्ड वे में जो हर लेमैन के लिए ज़रूरी है, हर यंग लॉयर के लिए ज़रूरी है कि उसको पता होना चाहिए कि बेल जो है वो किस वक्त और किन सिनेरियोज में आप जो है वो टेकअप कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको पोस्ट अरेस्ट बेल लेनी है तो वो 497 सीआरपीसी में आप अप्लाई करते हैं। अगर एफआईआर होने के बाद आपका जो बंदा है, क्लाइंट है या आप खुद हैं, अगर अरेस्ट हो जाएं तो फौरी तौर पे आपको फिर पोस्ट अरेस्ट बेल लेनी होती है और वो कैसे लेनी है वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर कोई एफआईआर लॉन्च होती है तो एफआईआर लॉन्च होते ही आपके पास जो राइट पहला आता है, आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर के ऊपर भी जा सकते हैं, डायरेक्ट हाई कोर्ट में 561 ए सीआरपीसी में।
लेकिन मैंने आज तक जो एक्सपीरियंस गेन किया उसके मुताबिक सबसे पहले आपको चाहिए होता है कि अगर आपके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च हुई है, आपने किसी अच्छे लॉयर से कंसल्ट करना है उसको, और फिर अगर आप खुद लॉयर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो ही एफआईआर लॉन्च हुई है आपने फौरी तौर पे पोस्ट अरेस्ट बेल में जाना है। जो ही एफआईआर लॉन्च हुई, अगर आप अरेस्ट नहीं हुए तो आपने प्री अरेस्ट बेल में जाना है, और प्री अरेस्ट बेल में फौरी तौर पे आप जो है जब 498 में जब आप फॉर एग्जांपल जाते हैं, या 496 में आप किसी भी उसमें जो है वो जब आप बेल के लिए जाते हैं, तो आपने किन बातों का ख्याल रखना है, हम उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब आप प्री अरेस्ट बेल में एक हायर फोरम पे यानी सेशन कोर्ट में आप बेल फाइल करते हैं, और प्री अरेस्ट बेल के अंदर क्या होता है कि आपने ग्राउंड्स लेने होते हैं कि आपकी जो बेल है, जो आपके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च हुई है, वो बेसिकली मेलाफिडे ऑफ द पुलिस है या मेलाफिडे ऑफ द कंप्लेनेंट है। और इसमें वो ग्राउंड्स यानी फॉर एग्जांपल आपने कि जी आपको एप्रीहेंशन है कि आपको अरेस्ट करके जो है वो ह्यूमिलिएट किया जाएगा, आपकी रिस्पेक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। जब आप प्री अरेस्ट बेल में जाते हैं तो आपने बताना होता है कि आप एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन हैं, आज से पहले कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और अगर है तो आपने उसको जस्टिफाई करना है कि क्यों है, यानी अगर उसके ऊपर कोई कन्विक्शन नहीं है, प्रीवियसली कन्विक्ट नहीं है, केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी है, या कोई आपने प्ली ऑफ एलेबाई कोई स्पेसिफिक प्ली ली है, तो देन वो आप मेंशन करेंगे कि यू वर नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम जहां पे वो हुआ है। और उसके अलावा अगर कोई उससे रिलेटेड कोई एविडेंस या सीडीआर कोई ऐसी चीज आपके पास मौजूद है तो वो आप साथ अनेक्स करेंगे। उसके अलावा बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि यूट्यूब गूगल से जो है वो बने बनाए स्पेसिमेन कुछ जो है वो अपडेटेड होते हैं वहाँ पे, कुछ फेसबुक पे बने हुए हैं, उसी को प्रिंट करते हैं और जाके पेस्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बीइंग ए प्रोफेशनल लॉयर आपको पता होना चाहिए कि जब आप बेल ड्राफ्ट करें, जैसे उसमें जो ग्राउंड्स लें, आप ग्राउंड लेते हैं प्ली ऑफ एलिबाई का कि एट द टाइम ऑफ अक्रेंस यू वर नॉट प्रेजेंट देयर, आप किसी और जगह थे, तो आपने इतना कहना काफी नहीं है, आपने उसको फिर जस्टिफाई करना है कि आप प्रेजेंट क्यों नहीं थे, यानी आप किसी और जगह थे। अगर आप फॉर एग्जांपल आउट ऑफ स्टेशन थे, आउट ऑफ कंट्री थे, तो आपने वहां पे कोई टिकट बाय किया, वहां पे आपने कोई फॉर एग्जांपल किसी और मुल्क का वीजा था आपके पास, आपकी प्रेजेंस वहां थी, आप एम्बेसी से रिकॉर्ड लाए। अगर आप किसी दूसरे सिटी में थे, वहां की कोई सीसीटीवी फुटेज थी, वहां पे आपने कोई एटीएम कार्ड यूज किया, वहां पे कोई रसीद थी, वहां पे फॉर एग्जांपल टूल प्लाजा की कोई रसीद थी, ये वो चीजें हैं जो आपको उस टाइम पे जस्टिफाई करेंगी कि आप वाकई ही वहां मौजूद नहीं थे। और ये वो चीजें हैं कि जो आपको फौरी तौर पे जो है वो बेल मिल जाती है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अगर आप कहते हैं ये केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी है, तो ये काफी नहीं है कह देना कि दिस इज एक्चुअली केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी। आपने पहले उससे पहले फैक्चुअल ग्राउंड्स में जस्टिफाई करना है कि आपकी उस ऑफेंस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपकी वहां पे प्रेजेंस नहीं थी, आपकी फॉर एग्जांपल जो प्रीवियस एनमिटी नहीं है उस शख्स के साथ, आपका कोई रिलेशन नहीं है उस शख्स के साथ, या जो भी स्टोरी है वो कंकॉक्टेड या फोर्ज्ड स्टोरी है या फैब्रिकेटेड स्टोरी है बाय दी प्रोसिक्यूशन या जो है कंप्लेनेंट, या आपका जो भी आपने प्ली ली, आपने पूरे फैक्ट्स को बाकायदा तौर पे बेल पिटीशन के अंदर ड्राफ्ट करना है। और फिर जब आप उसको जस्टिफाई करेंगे केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी, और फर्दर इंक्वायरी में अंडरस्टूड बात है कि आपने सिर्फ ये कह देना काफी नहीं, आपने फैक्ट्स के साथ, एविडेंसेस के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको जस्टिफाई करना है कि ये केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी कैसे बनता है। तो उस खाते में जाके आपने जो है वो उसको यानी बेल पिटीशन ड्राफ्ट करनी है, और उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। फिर आप जो आप पोस्ट अरेस्ट बेल या प्री अरेस्ट बेल है, तो प्री अरेस्ट बेल के अंदर आप क्या करेंगे, आप उसके अंदर मजीद जो लीगल प्रेसिडेंट्स हैं, जो कि ऐसे प्रिंसिपल जो सेटल्ड हैं बाय द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट्स, यानी अगर आप 189 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान पढ़ें, तो उसमें कैटेगोरिकली प्रोवाइडेड है कि जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जितने डिसीजंस हैं
वो ऐसे जो प्रेसिडेंट सेटल्ड हैं वो सब के सब जो लोअर जुडिशरी है उसके ऊपर बाइंडिंग नेचर रखते हैं और वो उनके लिए एक असूल और प्रिंसिपल का जो है वो वेटेज रखते हैं और उसी के अंडर जो है वो आप उसकी प्रेसिडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान लॉ साइट आजकल तो बहुत इजी वे है कि आप जो है वो पाकिस्तान लॉ साइट ओपन करें और उसके अंदर जो है वो आप उसमें जो आपके रिलेटेड जो जजमेंट्स हैं और बहुत सारे लोग कुछ मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, इवन जो यंग लॉयर्स हैं वो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जी जजमेंट्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपने केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी के ग्राउंड लिया है तो आपको केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी के ऊपर भी जो सर्कमस्टेंस आपके केस से रिलेटेड है आपने उसको जस्टिफाई करने के लिए उस तरह के सर्कमस्टेंसेस में अगर कोई प्रिंसिपल डिसाइड हुआ है तो आपने वो जजमेंट्स एक्सट्रैक्ट करनी है। नंबर 2, अगर आपने फॉर एग्जांपल कहा है कि जो ऑफेंसेस हैं वो बेलेबल ऑफेंसेस हैं तो आपने बेलेबल ऑफेंसेस का जो है वो उससे रिलेटेड जो है वो लेना है। फिर उसके बाद अगर आप कहते हैं कि ये जो है प्रोहिबिटरी क्लॉज ऑफ 497 में फॉल नहीं करता तो देन अगर पोस्ट अरेस्ट बेल है तो देन उसके बारे में भी आपने जो है वो डिटेल में डिस्कस करना है कि ये किस तरह प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करता। प्रोहिबिटरी क्लॉज क्या है 497 की कि ये फॉर एग्जांपल 10 साल से ज्यादा पनिशमेंट या डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ऑफेंस है तो उसके अंदर जो है वो आपकी बेल एक्सेप्शनल ग्राउंड्स में हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स या एविडेंसेस की जरूरत होती है। अदरवाइज जो है वो अगर बेलेबल ऑफेंस है तो आप एज ए मैटर ऑफ राइट जो है वो बेल ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपनी बेल जो है वो ड्राफ्ट करनी है और बाकायदा तौर पे जो है वो उसके साथ अनेक्चर्स लगाने हैं, प्रॉपर इंडेक्स बनाना है। एक बाकायदा एक प्रोफेशनल लॉयर, एक बेहतरीन लॉयर की तरह आपने जो है वो बेल पिटीशन ड्राफ्ट करनी है और फाइलिंग करनी है उसकी, और फिर जो है वो उसका इम्पैक्ट भी पॉजिटिव होता है। हमने बहुत सारे क्रिमिनल केसेस में जिनके बारे में लोग कहते थे कि ये इसकी बेल जो है वो हाई कोर्ट से भी नहीं हो सकती, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जाके जो है वो इनकी बेल हो, उन केसेस में हमने बेल्स जो है वो ट्रायल कोर्ट से ही यानी कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस से ही जो है वो उनकी बेल ली और फिर लेटर ऑन जो है वो हमने उनको एक्वेटल भी करवाया। तो इसलिए इस तरह जो है वो आपकी आसानी से बेल हो सकती है। फिर आप आ जाएं, अगर आप फॉर एग्जांपल अरेस्ट हो गए, एक एफआईआर लॉन्च हुई और उसमें आप अरेस्ट हो गए और अरेस्ट होने के बाद फिर आपने पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल की एरिया मैजिस्ट्रेट के पास और उनमें भी ग्राउंड्स आपने इसी तरीके से लेने हैं और ग्राउंड्स लेंगे और उन ग्राउंड्स को फिर जस्टिफाई भी करेंगे कि आपने चाहे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, चाहे वो इंसिडेंटल एविडेंस है, चाहे वो किसी तरीके से आपकी फेवर में एविडेंस है, जो प्लीज आप ले रहे हैं उन प्लीज को आपने जस्टिफाई करने के लिए आपने जो है वो सारे एक बेहतरीन तरीके से ग्राउंड्स लेने हैं और तब आपकी जो है वो पोस्ट अरेस्ट बेल आसानी से हो सकती है। फिर एक चीज जो बहुत सारे लॉयर्स को मैंने देखा है वो लैक करती है, क्योंकि वो बनी बनाई जो उनके पास स्पेसिमेन होते हैं उसी में जस्टिफाई कर देते हैं कि जी बाकी चीजें हम आर्गुमेंट में कवर कर लेंगे। देखें, कोर्ट ने आपके केस का इन्फ्रेंस तब लेना है, आपके केस को उस तरह से लेना है जब आपकी बेल पिटीशन वो पढ़ेगा उसी वक्त वो माइंड मेकअप कर लेंगे कि आपको बेल देनी है या नहीं देनी। तो इसलिए आपको बेल बेहतरीन बना के जो है वो सबमिट करानी चाहिए। तो अब जब आप फॉर एग्जांपल कोई पोस्ट अरेस्ट बेल है, प्री अरेस्ट बेल है, कोई भी बेल आप जब फाइल करें तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहता हूं अक्सर जो लॉयर 99% लॉयर मिस करते हैं उसमें आपको एफआईआर के अंदर जो सेक्शंस एलोकेट किए जाते हैं, जो आपके ऊपर ऑफेंसेस लगाए जाते हैं, आपने उसको भी जस्टिफाई करना होता है कि आपने बताना होता है कोर्ट को। जैसे फॉर एग्जांपल किसी शख्स के अगेंस्ट 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी जो है वो सेक्शन इन्वोक कर दिया गया और उधर से साथ ही 420 भी लगा दिया फाइनेंशियल मैटर्स में कि जी चीटिंग और डिसऑनेस्टली जो है वो उसने 2 नंबरी की है, आपके साथ फ्रॉड किया है। तो अब 420 और 406 कैसे बैक वक्त जो है वो लगाए जा सकते हैं, आपने उसकी इंग्रेडिएंट्स के ऊपर जरूर बात करनी है अपनी बेल पिटीशन में भी। और एक्वेटल पिटीशन जब फाइल करनी है तब तो लाजमी आपने करना है कि ये ग्राउंड्स बनते ही नहीं, ये एफआईआर के जो सेक्शंस हैं ये ग्राउंडलेस हैं और ये जो है लास्ट में अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन नहीं है, तो ये भी आपने
बेल पिटीशन में जो है वो देने हैं। क्योंकि एक और चीज इंपॉर्टेंट, जो ग्राउंड्स और जो स्टोरी आप एक्वेटल पिटीशन में फाइल करते हैं, कोशिश करें उसको आप रिफ्लेक्ट करें अपनी बेल पिटीशन में भी। क्योंकि जो एक्वेटल पिटीशन है, जब वो आप लगाएंगे तो उस टाइम पे आपकी जो बेल पिटीशन है, उनके ऑर्डर्स हैं, हर चीज आपके चालान के साथ, आपके इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के साथ जो है वो साथ साथ उसको पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड बन रहा होता है। तो इसलिए अगर आप बेल पिटीशन में कोई और प्ली लेते हैं, कोई और ग्राउंड्स लेते हैं और बाद में एक्वेटल पिटीशन में आप आते हैं तो वहां पे आप कंट्राडिक्शन करते हैं, कोई नई स्टेटमेंट या इंप्रूवमेंट कर लेते हैं कोई भी मामला के, तो जो पहले की कही हुई आपकी स्टेटमेंट है वो एडमिटेड फैक्ट है और आर्टिकल 153 ऑफ द QSO के अकॉर्डिंगली उनको आप फिर कंट्राडिक्ट कर सकते हैं और फिर आपको उसको आप ही के अगेंस्ट यूज हो सकती है। इसलिए आपने इंतहाई अकलमंदी के साथ जो है वो बेल पिटीशन ड्राफ्ट करनी है और तब आप मैक्सिमम रिलीफ जो है वो ले सकते हैं। अब अगर बात आ जाती है नेक्स्ट के एक्वेटल पिटीशन जो है आपने कब और किन ग्राउंड्स पे लेनी है, तो एक्वेटल पिटीशन जैसे कि अगर आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बारे में कुछ जो है वो क्वेश्चन पूछे गए कि जी आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस के बारे में बताएं कि शॉर्टेस्ट आपके पास रेमेडी कैसे जो है वो पॉसिबल है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जल्द से जल्द जो है वो बाहर आ जाएं और केस से जो है वो उनकी जान छूट जाए। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के मामले में कि अभी फौरी तौर पे काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का डिसीजन चैलेंज होगा। जो ही वो नलिफाई होगा तो आपके पास मैक्सिमम चांसेस आ जाएंगे क्वाशमेंट प्रोसीडिंग को टेक ओवर करने के और एक्वेटल पिटीशन को टेक ओवर करने के। दोनों ग्राउंड्स आपके पास टेकअप हो सकते हैं और दोनों में से आप जो भी जिस वक्त भी लेना चाहें आपके पास राइट अवेलेबल होता है। तो अब क्योंकि ये तो एग्जाम्पलीफाई कर रहे थे हम, तो अब अगर आप आ जाएं इंजीनियर साहब के मामले पे, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के मामले में होता क्या है कि अभी इस वक्त जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का डिसीजन चैलेंज नहीं हुआ, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सेम वही है कि उसको पहले चैलेंज कर लेना चाहिए, देन क्वाशमेंट प्रोसीडिंग में जाना चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये था कि जी क्वाशमेंट प्रोसीडिंग को, ताकि ये लीगल गाइड के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि क्वाशमेंट प्रोसीडिंग में आपको कब जाना चाहिए। ये एक जनरलाइज्ड वे में हर इंसान के लिए ये इंफॉर्मेटिव बात है कि क्वाशमेंट प्रोसीडिंग में आपको जाते हुए एक चीज का ख्याल रखना चाहिए, जब आप 100% आप या आपका काउंसिल श्योर हो 100% के कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन नहीं है और जो चार्जेस हमारे अगेंस्ट लगाए गए हैं उनके जो ग्राउंड्स हैं बेसिकली वो ग्राउंड्स नहीं बनते और ऑफेंस फॉर एग्जांपल हमारे ऊपर 406 का या 295C का लगाया है और 295C के ग्राउंड्स नहीं बनते, तो आप फौरी तौर पे किसी भी स्टेज पे क्वाशमेंट में जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ग्राउंड्स में 4, 5, 6 सेक्शंस लगे हैं, उनमें से 3 नहीं बनते, फिर भी आपको क्वाशमेंट में जाना चाहिए, ताकि फिर होता क्या है कि कोर्ट क्या करेगी, उनको डिटरमिन करेगी और डिटरमिन करने के बाद 2, 3, 4 कोई भी सेक्शंस या आर्टिकल्स उनको हज़फ कर देगी, उनको वहां से जो है वो उनकी हद तक जो है वो उनको खत्म करके, उनको हज़फ करके बाकी को कह देगी चले अब इन 2 ऑफेंसेस की हद तक जो है वो आप इसको केस को ट्राई कर लें। तो उससे कोर्ट क्या करती है, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स जो हैं वो आपकी FIR की क्रेडिबिलिटी को चेक करते हैं। अगर आपने स्पेसिफिक प्ली ली तो तब भी, या कोई भी ऐसी बात जो ग्राउंड्स आपने लिए, कोर्ट उसके मुताबिक आपकी FIR की क्रेडिबिलिटी को चेक करती है कि क्या वो FIR वैलिडली हुई है, क्या उसके अंदर कोई लैकुनाज हैं, कोई ऐसी लीगल एम्बिग्विटी है या ग्राउंडलेस है, या जो ऑफेंसेस लगाए गए हैं वो स्टोरी जो प्रोवाइडेड है FIR में उस स्टोरी से यानी कोरोबोरेट नहीं करते, तो देन फौरी तौर पे कोर्ट जो है वो उसको क्वैश कर देगी और जो ही क्वैश करेगी तो आपका केस ही खत्म हो जाएगा और आप जो है वो उस केस से जो है वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे और बात खत्म हो जाएगी। अब आ जाए आप एक्वेटल पिटीशन की तरफ। एक्वेटल पिटीशन में होता क्या है कि जब आप एक्वेटल की तरफ जा रहे होते हैं तो आप किसी भी टाइम पे जा सकते हैं, तो लेकिन एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, जब आपने स्पेसिफिकली 249A ऑफ द CRPC में जाना है या
265 के सीआरपीसी में आपने क्वार्टल में जाना सेशन कोर्ट के पास, या आप 561A में जाते हैं, किसी भी मामले में जब आप जाते हैं तो उसमें दो ही ग्राउंड्स प्रोवाइडेड हैं। दोनों ग्राउंड्स में क्या है, नंबर वन क्या है कि देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन, कि आपको लगता है, यू आर प्रिटी श्योर कि आपको अगर केस को मजीद आगे चलाया जाए तो आपको कन्विक्शन नहीं हो सकती, कि उसके अंदर प्रोबेबिलिटी नहीं है, केस के अंदर जान ही नहीं है उनके पास, हमारे पास इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं कि हम इसको फौरी तौर पे अक्वट हो सकते हैं, तो देन आप जो है वो अक्वटल पिटीशन में जाएंगे। नंबर टू, अगर चार्जेस जो हैं वो ग्राउंडलेस हैं आपके अगेंस्ट जो लगाए गए हैं, तो उनको आपने जो है वो जरूर टेकअप करना है। अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट बात है, कोशिश ये करें कि चार्ज फ्रेम होने से पहले आप एक्वाटल पिटीशन में चले जाएं। वो इसलिए कि वैसे तो आप किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चार्ज फ्रेम होने से पहले चले जाएंगे तो उसका फायदा ये होता है कि जब कोई जज चार्ज फ्रेम करके कॉग्निजेंस ले लेता है, इसका मतलब ये होता है कि वो एडमिट कर चुका कि कुछ मटेरियल एविडेंस ऐसे अवेलेबल हैं आपके पास, या पुलिस फाइल में, चलान में जो 173 के अंडर आता है, कि उसमें ऐसे एविडेंस और ग्राउंड्स मौजूद हैं कि प्रोबेबिलिटी हो सकती है कन्विक्शन की। तो जब कोई मैजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट, बीइंग ए ट्रायल कोर्ट, जब चार्ज फ्रेम कर लेती है और वो कॉग्निजेंस ले लेती है किसी केस की, और उस कॉग्निजेंस और चार्ज फ्रेम होने के बाद वो अपने ही ऑर्डर को नलिफाई नहीं करते। इसका मतलब ये होता है कि वो कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली वो नहीं कर सकते, वो करते नहीं है इस चीज को कि यार अब हमने चार्ज, यानी फॉर एग्जांपल हमने चार्ज फ्रेम कर दिया, हमने देख लिया उसको, जनरली स्क्रूटिनाइज कर लिया है, तो अब जब चार्ज फ्रेम हो गया, कॉग्निजेंस ले ली, तो फिर वो कहते हैं लेट द एविडेंस कम, के वो एविडेंस आते हैं प्रोसिक्यूशन से, फिर हम देखेंगे कि भाई अब जो है वो इसको कन्विक्शन होनी चाहिए, नहीं मेरिट पे हम देख लेंगे। लेकिन अगर आप प्रिटी श्योर हैं ये दो चीजों के ऊपर कि चार्जेस ग्राउंडलेस हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन नहीं है, जैसे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस में अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, तो इस वक्त भी उनकी जो है वो एक्वाटल पिटीशन फाइल हो सकती है। क्यों? कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक्वाटल पिटीशन में जाते हैं 265 में, उससे पहले आप काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के डिसीजन को चैलेंज कर लेते हैं, उसको नलिफाई करा लेते हैं, और फिर आप जो ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होके आती है, आप फौरी तौर पे एक्वाटल पिटीशन फाइल करें। और एक्वाटल पिटीशन में क्या होगा, या क्वाशमेंट में, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हाई कोर्ट चले जाए, एक्वाटल पिटीशन में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसमें आपको लगता है कि जो चार्जेस हमारे ऊपर लगाए हैं वो ग्राउंडलेस हैं, उनको आप उनकी क्रेडिबिलिटी को इंजर करेंगे कि जो 295C है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के मामले में, तो 295C नहीं बनता, या कोई और सेक्शन अगर लगाया, जैसे टीएलपी के अगेंस्ट बहुत सारे सेक्शंस लगे, तो लॉयर जब उनको प्लीड करेंगे तो वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जी ये ग्राउंड्स नहीं बनते, ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी सेक्शन के, ये नहीं बनते, तो लिहाजा वो हज़फ कर दिए जाएंगे। जो ही हज़फ करेंगे कोर्ट उसको बाइज्जत बरी कर देगी, जो भी एक्यूज्ड होगा। तो ये शॉर्टेस्ट वे है एक्विटल का कि बाइज्जत बरी हो जाता है। अब मीनवाइल आप बेल के ऊपर अगर आए तो बेल में डिस्क्रिशन है कोर्ट की, अगर वो बेलेबल ऑफेंस है फिर तो अंडरस्टूड, आप एज ए मैटर ऑफ राइट बेल ले सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में आ रहे हैं, ऐसा ऑफेंस जो हीनियस नेचर का है, जिसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस पनिशमेंट है, जैसे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस में या टीएलपी के केस में, तो उसमें नॉर्मली होता क्या है कि डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होती है। आपको स्ट्रॉन्ग फुटेज और स्ट्रॉन्ग बैकिंग के साथ जाना होता है, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स यानी एक्विटल के ग्राउंड्स या क्वैशमेंट के ग्राउंड्स लेके जाने होते हैं, तब आपकी बेल हो सकती है, और अदरवाइज जो है वो आप लैग कर जाते हैं। आप जनरली अगर ये कह दें दिस इज अ केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी, तो ये सफिशिएंट नहीं होता, आपको उसको जो है वो फर्दर उसके जस्टिफिकेशन में बहुत सारे ग्राउंड्स अपनी बेल के अंदर जो है वो ड्राफ्ट करके देने होते हैं, और बहुत सारी चीजें आपने कोर्ट को असिस्ट करनी होती हैं एट द टाइम ऑफ बेल। तो ये बेसिकली आपका बेल का कॉन्सेप्ट कि कब फाइल होनी चाहिए। अब जैसे नॉर्मली नारकोटिक्स के केसेस में मैं अक्सर प्रेफर करता हूं कि अगर क्वांटिटी 1200 या 1500 से ज्यादा है तो आप कोशिश करें कि थोड़ा सा 1-2 महीना वेट कर लें,
तब जो है वो जाके आप फॉर एग्जांपल बेल अप्लाई करें। उसके अलावा जैसे हीनियस नेचर के ऑफेंसेस हैं तो उनमें पहले आप अपनी तौर पे एविडेंस और उसके अलावा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और बहुत सारी चीजें जो है वो जो एक्सकल्पेटरी एविडेंसेस हैं उनको इकट्ठा कर लें और फिर आप एक बाकायदा तौर पे वेल ग्राउंडेड और वेल जो है वो बेस के साथ जो है वो आप कोर्ट में जाएं, तो इंशाल्लाह जो है वो आपके सारे मामला जो हैं वो बेहतर होंगे। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो एड्रेस करने का या अगर कोई आपके फर्दर क्वेश्चंस हो तो आप इसको जो है वो जरूर उसके अंदर मुझसे पूछें, तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।